शादी की अगली सुबह थी। घर में नई बहू के आने की चहल पहल कम और अजीब सी खामोशी ज़्यादा थी। सुहानी अभी नहाकर तैयार ही हुई थी कि उसकी ननद मंजू कमरे में धड़धड़ाती हुई दाखिल हुई। मंजू के हाथ में गीले कपड़ों की एक बाल्टी थी। उसने बाल्टी सुहानी के पैरों के पास जोर से पटकी और सुहानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आंगन में ले आई। आंगन में सुहानी की जेठानी अल्पना देवी एक कुर्सी पर बड़े ही नाटकीय ढंग से कमर पर हाथ रखकर बैठी थी। उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव था जो शायद असली कम और बनावटी ज़्यादा लग रहा था। मंजू ने अपनी आवाज़ को जानबूझकर इतना ऊंचा किया कि ऊपर वाले कमरे में बैठे उसके भाई और ससुर जी को भी सुनाई दे। भाभी, देख रही हो ना जीजी की हालत। मंजू ने अल्पना की तरफ इशारा करते हुए सुहानी पर आंखें तरेरी। इन्होंने इस घर के लिए अपनी जवानी खपा दी है। जब माँ गुजरी थी तो अमित भैया और मैं बहुत छोटे थे। जीजी ने हमें अपनी कोख से नहीं जन्मा पर माँ से बढ़कर पाला है। आज उनकी कमर में दर्द है, फिर भी देखो रसोई में जाने की जिद कर रही हैं। सुहानी सहम गई। वो तो अभी बस तैयार ही हुई थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। मंजू ने सुहानी की कलाई जोर से पकड़ते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा, सुन लो भाभी, तुम नई हो पर ये बात गांठ बांध लो। इस घर में जीजी का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। खबरदार, जो कभी तुम्हारी वजह से जीजी की आंखों में एक भी आंसू आया, अगर जीजी दुखी हुई तो समझ लेना तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अल्पना ने मंद मंद मुस्कुराते हुए एक बहुत ही धीमी और त्यागी आवाज में कहा, अरे मंजू, छोड़ना, नई बहू है, अभी उसे घर के तौर तरीके पता नहीं है। मैं कर लूँगी काम, बस थोड़ा बाम लगा दे कमर पे। ये सुनते ही मंजू और भड़क गई। आप क्यों करेंगी? अब ये आ गई है ना, अब ये करेंगी। आप बस राज करेंगी। सुहानी ने जल्दी से घबराहट में पल्लू ठीक किया और तुरंत बोली, जीजी आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूँगी सब। सुहानी ने रसोई की जिम्मेदारी संभाल ली। पहले ही दिन से उसे ये एहसास दिला दिया गया कि वो इस घर में अमित की पत्नी बनकर बाद में आई है, अल्पना की सहायक बनकर पहले। अमित अपनी भाभी अल्पना का अंधभक्त था। उसके लिए भाभी माँ के शब्द ब्रह्म वाक्य थे। अल्पना ने अमित को पाल पोस कर बड़ा किया था। ये बात अमित दिन में 10 बार दोहराता था, लेकिन सुहानी जो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, उसे धीरे धीरे इस ममता में कुछ खोट नजर आने लगा था। अल्पना का तरीका बड़ा अजीब था। वो कभी सुहानी को सीधे मुंह कुछ नहीं कहती थी। वो हमेशा मंजू या अमित के जरिए बात करती थी। जैसे अगर सब्जी में नमक कम होता तो अल्पना खाना छोड़कर उठ जाती और अपनी कमर पकड़कर कराहने लगती। फिर मंजू शुरू हो जाती, देखा, जीजी ने आज खाना नहीं खाया। भाभी, आपसे इतना भी नहीं होता, जीजी बीमार रहती हैं, उन्हें स्वाद का खाना चाहिए। अमित भी सुहानी को ही डांटता, सुहानी, भाभी माँ का ख्याल रखा करो, डॉक्टर ने उन्हें तनाव देने के लिए मना किया है। सुहानी चुपचाप सब सहती रहती। उसे लगा शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पानी सिर से ऊपर तब जाने लगा जब अमित की सैलरी का मामला आया। शादी के पहले महीने की पहली तारीख को अमित ने अपनी पूरी तनख्वाह लाकर अल्पना के हाथ में रख दी। भाभी माँ, ये रही इस महीने की कमाई, घर का खर्च आप ही देखेंगी, जैसे हमेशा से देखती आई हैं, अमित ने अल्पना से कहा। अल्पना ने बनावटी संकोच के साथ पैसे ले लिए। अरे लल्ला, अब तो तेरी शादी हो गई है, सुहानी को बुरा तो नहीं लगेगा? अमित ने तुरंत कहा, सुहानी को क्यों बुरा लगेगा? इस घर की लक्ष्मी आप हैं। सुहानी कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे पैसों का लालच नहीं था, लेकिन उसे अपना वजूद मिटता हुआ दिख रहा था। उसे अपनी निजी ज़रूरतों के लिए भी अल्पना के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, और जब भी वो पैसे मांगती तो अल्पना 10 सवाल पूछती और फिर कहती, सुहानी, अमित बड़ी मेहनत से कमाता है, जरा हाथ रोककर खर्च किया करो। जबकि अल्पना खुद अपने मायके वालों पर दिल खोलकर खर्च करती थी। मंजू की शादी तय हो गई थी। अल्पना ने अमित से कहा, लल्ला, मंजू हमारी इकलौती ननद है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें कम से कम 15 लाख का दहेज और गहने देने होंगे। लड़के वाले बड़े घर के हैं। अमित परेशान हो गया। भाभी माँ, मेरी सेविंग्स तो इतनी नहीं है, और अभी घर की मरम्मत भी करवाई थी। अल्पना ने आंखों में आंसू भर लिए। तो क्या मेरी मंजू कुंवारी रहेगी? मैंने सोचा था कि मेरे जो गहने हैं और सुहानी के जो चढ़ावे के गहने हैं, उन्हें गिरवी रखकर या तुड़वाकर कुछ इंतजाम कर लेंगे। परिवार की इज्जत का सवाल है। अमित ने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी का दिल बैठ गया। उसके गहने जो उसके पिता ने पाई पाई जोड़कर दिए थे। रात को सुहानी ने अमित को समझाने की कोशिश की। अमित, मंजू की शादी ज़रूरी है, पर मेरे गहने क्यों? जीजी के पास भी तो पुराने गहने हैं।
और आपके बड़े भैया भी तो पैसे भेजते हैं, उन पैसों का क्या हुआ? अमित भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी माँ का हिसाब मांगने की? उन्होंने अपनी जवानी जला दी हमारे लिए। भैया तो बाहर रहते हैं, भाभी ने ही अकेले सब कुछ संभाला है। अगर आज वो तुम्हारे गहने मांग रही हैं तो परिवार के लिए मांग रही हैं। इतना स्वाद ठीक नहीं सुहानी। सुहानी समझ गई कि अमित की आंखों पर पट्टी बंधी है। उसे अब अपने तरीके से सच सामने लाना होगा। सुहानी ने अपने गहने देने से मना नहीं किया, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। मैं गहने दे दूंगी, लेकिन मैं खुद सुनार के पास चलूंगी। मुझे देखना है कि उनका वजन कितना है और बदले में क्या मिल रहा है। अल्पना थोड़ा हिचकिचाई, पर मना नहीं कर सकी। सुनार की दुकान पर एक बड़ा खुलासा हुआ। अल्पना ने सुहानी के गहने निकाले और सुनार को दिए। सुनार, जो परिवार का पुराना परिचित था, ने गहने तौले और कहा, भाभी जी, ये वाली कंगन तो ठीक है, लेकिन वो जो पुराना वाला सेट आपने पिछले महीने तुड़वा कर नया डिज़ाइन का बनवाया था, उसके पैसे अभी तक आपके खाते में एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो क्या इस बार भी पेमेंट आपके भाई के अकाउंट में डालना है? अल्पना का चेहरा फक पड़ गया। उसने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। अरे, वो सब बाद में बात करेंगे। लेकिन सुहानी ने सुनार को रोक दिया। कौन सा सेट भैया, और पेमेंट किसके भाई के अकाउंट में है? सुनार ने मासूमियत से कहा, अरे बहू जी, पिछले महीने भाभी जी ने घर के 10 तोले पुराने सोने के जेवर बेचकर पैसे अपने भाई के बेटे की इंजीनियरिंग की फीस के लिए ट्रांसफ़र करवाए थे। मुझे लगा आपको पता होगा। सुहानी ने अल्पना की तरफ देखा। अल्पना पसीने से तरबतर हो रही थी। घर आकर सुहानी ने कोई तांडव नहीं किया। उसने शांति से इंतजार किया। शाम को जब अमित और मंजू घर पर थे, सुहानी ने सबके सामने बात छेड़ी। अमित, मंजू की शादी के लिए पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। सुहानी ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा। अमित खुश हो गया। मैं जानता था तुम मान जाओगी। भाभी माँ, सुहानी गहने ले आई है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला, लेकिन उसमें गहने नहीं, बैंक की पासबुक और सुनार की रसीदें थीं, जो उसने चालाकी से सुनार से मांग ली थी। गहने बेचने की जरूरत नहीं अमित, सुहानी ने कहा। जीजी के भाई साहब के अकाउंट में जो 10 लाख रुपए पिछले महीने ट्रांसफ़र हुए हैं, और उससे पहले जो 5 लाख गए थे, अगर वो वापस आ जाएं तो मंजू की शादी धूमधाम से हो जाएगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मंजू हैरान होकर सुहानी को देखने लगी। क्या बकवास कर रही हो भाभी? सुहानी ने रसीदें मंजू के हाथ में थमा दी। ये देखो मंजू, ये अल्पना जीजी के हस्ताक्षर हैं। अमित जो पैसे हर महीने घर खर्च के लिए देता है, उसमें से आधा पैसा और घर का पुराना पुश्तैनी सोना सब धीरे धीरे जीजी के मायके जा रहा है। जिस त्याग का ढोल तुम लोग रोज पीटती हो, उस त्याग की कीमत ये घर चुका रहा है। अमित ने रसीदें देखी। उसके हाथ कांपने लगे। वो अल्पना की तरफ मुड़ा। भाभी माँ, ये क्या है? भैया तो विदेश से पैसे भेजते हैं। मेरा भी पूरा वेतन आपके पास आता है। फिर आपको घर का सोना बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? और वो भी अपने भाई के लिए? आपने तो कहा था कि सोना लॉकर में सुरक्षित है। अल्पना रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में वो पवित्रता नहीं थी। लल्ला, मैं तो बस मदद कर रही थी। मेरा भाई मुसीबत में था। और मेरी बहन? अमित जोर से चिल्लाया। आज मेरी बहन की शादी के लिए मुझे अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं, और आप हमारे पैसों से अपने भाई का घर भर रही हैं। क्या यही वो ममता थी जिसका वास्ता देकर आपने मुझे कभी मेरे पैसों का हिसाब नहीं रखने दिया? मंजू, जो हमेशा भाभी की ढाल बनी रहती थी, आज वो टूट गई। उसे अपनी शादी की नहीं, उस विश्वास के टूटने का दुख था जो उसने अपनी भाभी पर किया था। मंजू रोते हुए अल्पना के पास गई। जीजी, मैंने आपको अपनी माँ माना था। मैंने आपकी खातिर सुहानी भाभी को कितना बुरा भला कहा, उन्हें नौकरानी समझा, और आप हमें लूट रही थी। सुहानी ने आगे बढ़कर मंजू को संभाला। अमित, सुहानी ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते विश्वास पर चलते हैं, अंधभक्ति पर नहीं। भाभी जी का सम्मान करना हमारा फर्ज है, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना मूर्खता है। आपने मुझे पराया समझा और इन्हें अपना, जबकि ये अपने मायके को अपना समझती रही और इस घर को सिर्फ एक बैंक। उस रात घर का माहौल बदल गया। अमित ने घर की आर्थिक कमान अब अपने हाथ में ले ली। अल्पना के पास अब ना तो चाबियां थीं और ना ही वो झूठा रुतबा। अब वो एक कोने में बैठकर वाकई में कमर दर्द का बहाना बना रही थी, लेकिन अब कोई उसे बाम लगाने के लिए नहीं दौड़ा। मंजू ने सुहानी से माफ़ी मांगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कानों से सुना, आंखों से नहीं देखा। सुहानी ने मंजू को गले से लगा लिया। देर आए दुरुस्त आए मंजू, पर याद रखना, किसी का आदर करना अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान को भगवान बना दोगे तो वो राक्षस बनने में देर नहीं लगाएगा। दोस्तों, अक्सर संयुक्त परिवारों में त्याग और ममता के नाम पर
भावनात्मक शोषण का खेल खेला जाता है। नई बहू को बाहरी समझकर दबाया जाता है, जबकि घर के पुराने सदस्य उसी अपनेपन की आड़ में घर की जड़ें खोखली कर रहे होते हैं। सम्मान ज़रूरी है, लेकिन हिसाब किताब भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।